हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा नाजिज्म एंड द हिटलर। ये जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी बाकी बचा हुआ चैप्टर है, हमारा रिमेन चैप्टर है, आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने हिटलर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो डिप्रेशन टाइम था और जो भी स्ट्रगलिंग टाइम था वो सारी चीजों को कवर किया था। आज हम राइज ऑफ हिटलर करने वाले हैं कि जो हिटलर का टाइम पीरियड था वो किस तरीके से आया एंड उसने रूल किया एंड उसके बाद की जो सिचुएशन थी वो क्या क्रिटिकल सिचुएशन थी। आज इस वाली वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज हम नाजिज्म एंड द हिटलर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ तो हमने कवर कर लिया था कि जो हिटलर था वो किस तरीके से आया, उसने रूल करा, कंट्रोल किया एंड जो उसका एक सिचुएशन स्ट्रगलिंग टाइम था, किस तरीके से उसने जो लोगों को कंट्रोल किया, उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो ये सारी चीजें तो हम पढ़े हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में पढ़ा था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी उसमें किस तरीके से जो जर्मन के पीपल थे उनको एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। बट आज हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि जो वर्सेल ट्रीटी के बाद जो हिटलर आया उसने किस तरीके वर्सेस ट्रीटी के बाद में, हिटलर के आने के बाद उसने किस तरीके से लोगों को आगे की तरफ बढ़ाया, डेवलपमेंट किया, इन सारी चीजों को करने वाले। मतलब सिंपली हम करेंगे राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के आने के बाद की सिचुएशन क्या थी। तो बैकग्राउंड ऑफ क्राइसिस, जो भी क्राइसिस चल रहे थे, कहां पर जल्दी बता दो, जर्मनी में। जर्मनी इज अ country with lots of crisis, economic crisis, political crisis, socially crisis, और एंड सबसे ज्यादा जो उसकी क्रिटिकल और बेड कंडीशन थी ना वो वर्सेल ट्रीटी के बाद में हो गई थी। उससे पहले तो ठीक थी, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो सिचुएशन काफी मतलब कंट्रोल में थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने कवर किया, अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कवर करेंगे कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हिटलर की वजह से हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से हिटलर ने करवाया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ही टाइम पीरियड ने ऐसा क्या करा हिटलर ने कि उसने जर्मनी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रेडी हो गए थे। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन बनी थी कि जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करेंगे। जो हिटलर है उसके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, कहाँ से आया, कैसा इंसान था, स्टार्टिंग से किस फैमिली से बिलोंग करता था, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला ही पॉइंट हमारा द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन क्राइस्ट सेट द स्टेज फॉर हिटलर्स राइज टू पावर। देखिए इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ये तीनों जो सिचुएशन थी ना हमारी क्राइसिस की, इन्होंने हिटलर को एक स्टेज दिया। वो होता है ना, कोई भी इंसान कहीं खड़ा होता है तो उसको एक स्टेज की जरूरत होती है। तो ये जो स्टेज था हिटलर को किसने दिया, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी कंट्री की, पॉलिटिकल सिचुएशन थी कंट्री की एंड सोसाइटल जो सिचुएशन थी जर्मनी की, इन सब ने मिलकर हिटलर को एक स्टेज प्रोवाइड करा, जिसके बाद में वो कंटिन्यू, जब एक बार स्टैंड लिया उसने तो वो कंटिन्यू इंक्रीज करता गया, आगे की तरफ बढ़ता गया। क्राइसिस सेट द स्टेज फॉर हिटलर्स राइज टू पावर। तो उन्होंने क्या करा, एक सेट दिया, एक स्टेज दिया, किसको, हिटलर को। हिटलर बॉर्न इन 1889, हिटलर का जो बॉर्न हुआ था कब हुआ था, 1889 में हुआ था, इन ऑस्ट्रिया में। हिटलर कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था, जर्मनी का नहीं था, बट जर्मनी को बाद में आया था वो। एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी ड्यूरिंग हिज यूथ। हिटलर की अगर हम बात करें कि क्या वो एक बहुत ही रिच या फिर एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुआ था, तो नहीं। हिटलर ऑस्ट्रिया का था और एक गरीब फैमिली, मतलब उसकी जो यूथ था, उसकी जो जवानी बोल सकते हैं, वो किस में बीती थी, गरीबी में बीती थी। मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, एक गरीब इंसान था। कौन, हिटलर एक गरीब था। अब उसके बाद उसकी जो गरीबी थी ना वो उसको उकसा रही थी। उसके एक, अगर हिटलर की बात करूं, देखो कुछ आइडियोलॉजी होती है, तो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी ना वो नेशनलिज्म थी। वो सब कुछ अपना देश को ही मानता था, कुछ भी करना है, कुछ भी, इवन मरना बिटना सब किसके लिए, देश के लिए। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, क्या, देश। तो क्या किसी के लिए ये मानना, कोई अपने देश से प्रेम कर रहा है, देश प्रेम था उसके अंदर, तो क्या ये गलत है, नहीं। देखो ये गलत नहीं है कि अगर आप देश प्रेम दिखा रहे हो या किसी को बोल रहे हो कि मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इवन मैं उसके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप एक देश प्रेमी हो, पैट्रियार्की हो, बट
प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपको लग रहा है कि सबसे अच्छा मेरा देश है, बाकी सब बेकार है, सबसे अच्छा मेरा देश है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो नहीं, सब अच्छे हैं अपनी-अपनी जगह। आप अपने लिए देश से प्रेम कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, बट सबको बुरा बता रहे हो तो वो गलत है। तो सबको इक्वल लेकर चलना है, आपको दूसरे की बुराई भी नहीं करनी। तो हिटलर का मानना ये था कि सिर्फ मेरा जो कंट्री वो ही मेरी अच्छी है, बाकी सब बेकार है। तो ये जो उसकी गलतफ़हमी थी, ये गलत थी, बाकी सबको इक्वली लेकर चलना चाहिए। आप अपनी कंट्री को प्रेम करते हो या प्यार करते हो, जो भी करते हो, आपका जो अफेक्शन है आपकी कंट्री के लिए वो ठीक है, बट सेम कंट्री को आप गलत नहीं बोल सकते। तो यहाँ इसका क्या था, सिर्फ मेरी ही चीज अच्छी है, बाकी सबकी बेकार है। तो यही प्रॉब्लम बनी थी बाद में। When the first world war broke out, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था वो हिटलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब होता है ना आग बबूले टाइप का हो जाना, कि मतलब हम हार कैसे गए। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, डिफीट हो गया था, हार गया, तो उसको ये चीज पसंद नहीं आई। उसको लग रहा था कि नहीं हम हार कैसे गए, हमें तो हारना ही नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अब वो तो ना टेंशन में आ गया कि इसका तो बदलाव मैं लेकर रहूंगा, हम हारे कैसे। तो ये सिचुएशन थी उसके माइंड में कि हम हार कैसे गए, हमें तो हारना ही नहीं था। बट जर्मनी हार गया तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, हिटलर के ऊपर पड़ा। ही एनरोल फॉर द आर्मी, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने आर्मी भी ज्वाइन कर ली थी। क्या ज्वाइन कर ली थी उसने, आर्मी ज्वाइन कर ली थी। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकम अ कॉर्पोरल। वो एक मैसेंजर का काम करता था। हिटलर किसका काम करता था, मैसेंजर का काम करता था कॉर्पोरल में। एक मैसेंजर था जो मैसेज लेके जाता था एक से दूसरी तरफ। एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और हिटलर को काफी सारे मेडल्स भी मिले थे ब्रेवरी के लिए। एक अच्छा सोल्जर था हिटलर, जिसने अपने देश के लिए काफी कुछ करा, काफी मेडल्स भी मिले उसको। बट द जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सेस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। एक तो फर्स्ट थिंग क्या हुई, जर्मन हार गया। किससे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जो आपकी एलाइड पावर थी, सॉरी सेंट्रल पावर थी, उनसे जर्मन हार गया। अब जर्मन हारने के बाद पहली चीज तो ये हुई, पहले का ही गुस्सा है कि जर्मन हार कैसे गया। और सेकेंड थिंग हुई थी जो ये वर्सेल्स ट्रीटी हुई थी, उसको पहले ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि हम हार कैसे गए। और सेकेंड थिंग ये हो गई कि जो वर्सेल ट्रीटी थी उस पर उसको और ज्यादा गुस्सा आया कि इन्होंने तो हमें बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो इस वर्सेल ट्रीटी का बदलाव तो मैं जरूर लेकर रहूंगा। मतलब ये मेंटेलिटी किसकी थी, हिटलर की, कि जो इन्होंने हमारे साथ किया है उसके बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगा। हिटलर ज्वाइन स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1999। तो हिटलर ने क्या करा, एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया, एक छोटा सा ग्रुप बनाया, और उसको एक जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रखा। क्या रखा, जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919 में उसने एक छोटी सी पार्टी बनाई जिसका नाम था वर्कर्स पार्टी। He took over this organization and renamed it to the National Socialist German Workers Party। और उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम किया। मतलब एक बार तो उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रखा, बट इसके बाद इसने क्या करा, इसका नाम चेंज कर दिया। और नाम चेंज करने के बाद इसका नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। वो खुद को कहता था नॉर अ नेशनलिस्ट नॉर अ सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट। वो खुद को ना तो ये बोलता था कि मैं पूरी तरीके से राष्ट्रीय हूं, ना पूरी तरीके से सामाजिक हूं, मैं नेशनल सोशलिस्ट हूं। मतलब दोनों मिलके वो खुद को डिफाइन करता था कि मैं नेशनल सोशलिस्ट हूं। इसलिए इसने अपनी पार्टी का नाम भी रीनेम करके क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। इस पार्टी को शॉर्ट में बोला जाता है नाजी। इसी पार्टी का नाम शॉर्ट में क्या पड़ा, नाजी। तो जर्मन के जो लोग थे वो किस पार्टी को फॉलो करते थे, नाजी को। ये हिटलर की बनाई हुई पार्टी थी। कब बनी थी, 1999 में। ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम में देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो राइज ऑफ हिटलर, ये जो हिटलर था उसका राइज कैसे हुआ, ठीक है। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी का हम फॉर्मेशन देखेंगे कि नाजी पार्टी का फॉर्मेशन क्या है। मैंने सारे पॉइंट्स को बिल्कुल सेपरेट करके एक एक पॉइंट समझाया है, ताकि आपको एक मतलब पूरा पैराग्राफ के थ्रू नहीं समझाया, एक छोटे छोटे पॉइंट को, छोटी छोटी लाइन को अलग अलग टॉपिक वाइज उनको कैटेगरी में डिवाइड करके आपको तब समझाने की कोशिश करिए कि तब आपको एक टॉपिक भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा भी जाता है कि फॉर्मेशन, अब आपको समझ नहीं आएगा कि फॉर्मेशन इतने बड़े पैराग्राफ में कहाँ फॉर्मेशन थे। तो हर एक टॉपिक को मैंने अलग से क्लियर किया है। तो यहां पर हमारा है फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी, की नाजी पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिटलर ट्रांसफॉर्म द जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ट्रांसफॉर्म करके बना दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसको हम नाजी पार्टी भी
बोलते हैं। इन 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। हिटलर ने सोचा, अब पार्टी तो उसके बन गई, उसने सोचा हम बवेरिया पे कंट्रोल कर लेते। बवेरिया क्या है, जर्मन में एक हाँ जर्मन में एक जगह है, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर जो बवेरिया नाम की जगह है हम इस पे क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते, इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, सीज कर लेंगे इसकी पावर को। मार्च टू बर्लिन, अब बवेरिया से होते हुए कहाँ जा रहे थे, बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ओके, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो उन्होंने कहा बवेरिया से होते हुए हम कहाँ जाएंगे, बर्लिन जाएंगे, एंड कैप्चर पावर, और वहां उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, उसकी पावर को कैप्चर कर लेंगे। बट ही फेल्ड, बट वो उस चीज में फेल हो गया, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक जो नाजी पार्टी थी वो एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं आई थी, एक स्मॉल लेवल पर तो ठीक थी, बट एक बहुत ही ब्रॉड लेवल तक नहीं आई थी। वॉज अरेस्टेड, क्यों, क्योंकि अभी भी कंट्री में क्या था, वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी। हिटलर की अभी तक हमने गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ा कि हिटलर ने अपनी गवर्नमेंट बना दी थी, हाँ हिटलर बाद में आया जरूर था, बट अभी तक हिटलर की गवर्नमेंट नहीं बनी है। अभी तक वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट है, और जर्मनी अभी तक डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट बनी थी वो इलेक्शन के थ्रू बनी थी, मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू बनी थी। तो वीमर रिपब्लिक में अभी तक क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इसलिए वीमर रिपब्लिक ने ये अनाउंस करा, अरे यार ये तो पूरी कंट्री को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बवेरिया पे कंट्रोल कर रहा है, वहां से फिर धीरे धीरे बर्लिन जाएगा, सारी पारी अपने कंट्रोल में रहे, देशद्रोही है, इसको अरेस्ट करो। तो उन्होंने क्या करा, जो वीमर रिपब्लिक थे उन्होंने क्या करा, इसको अरेस्ट कर लिया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टेरिसन, टेरिसन मतलब देशद्रोह, देशद्रोह के लिए क्या कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, एंड लेटर रिलीज्ड, कुछ टाइम के लिए रखा गया, फिर 2-3 साल बाद उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। उसको कुछ टाइम के लिए रखा गया कि यार ये तो देशद्रोह है, हमारे देश में गद्दारी कर रहा है, तो इसको पकड़ो। तो वीमेन रिपब्लिक ने इसको पकड़वा लिया, अरेस्ट कर लिया, एंड अरेस्ट के बाद में टेरिसन का केस चला था उस पे, एंड आफ्टर दैट ही लेटर रिलीज्ड, और उसको बाद में क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आफ्टर 3 ईयर, 2-3 साल बाद हिटलर को क्या करा, छोड़ दिया गया। नाउ हिटलर वॉज फ्री, अब हिटलर क्या हो गया था, फ्री हो गया था। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन, नाजिज्म ग्रोथ एमिड क्राइसिस, अब बाहर जैसे हिटलर उसने अपने हाथ पैर पूरे फैलाती है, यार अब मैं पूरे इस पे कंट्रोल कर लूंगा। अब तक हिटलर ने नहीं किया था, बट जैसे ही वो रिलीज होके आया इन अ प्रिजन, तो उसके बाद उसने कहा अब हाथ पैर पूरे फैला दिए उसने, अब मैं पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तो उसने क्या करा, द ग्रेट डिप्रेशन, जो कंट्री थी ना जर्मनी, वो अभी तक अपनी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आई थी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सोसाइटल में प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम से जर्मनी अभी तक बाहर नहीं आया था। तो एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, कंट्री में किसी सिचुएशन थी, ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है बहुत ही मंदे वाली क्रिटिकल सी सिचुएशन थी, खाने पीने के लिए लोगों के पास नहीं था, जॉब्स नहीं थी लोगों के पास, क्योंकि सारी चीजें तो फ्रांस ने ले ली थी ना उसे, उनके जितने भी क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो सारे किसके अंडर में चले गए थे, रिसोर्सेस किसके पास चले गए थे, फ्रांस के पास। इसलिए जर्मनी पे अब कुछ नहीं बचा था, उसकी जो सिचुएशन थी वो डिप्रेशन वाली थी। नाजिज्म इनटू अ मास मूवमेंट, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, नाजिज्म ने मास मूवमेंट किया, मास मूवमेंट मतलब एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, एक मास मूवमेंट किया, जिसमें उन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आपको जब भी कभी किसी पॉलिटिक्स में एंटर करना है या अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करनी, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होना चाहिए, एंड उसके बाद सिचुएशन आपके फेवर में जाएंगे। तो हिटलर ने एक बार ट्राई करके देख लिया था बवेरिया पे कंट्रोल करके, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इवन उसको अरेस्ट और कर लिया गया। तो इसके अगेंस्ट उसने अब सेकेंड थिंग में ये किया कि उसने पहले लोगों को अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश करी, उसने एक बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट किया, जिसमें आफ्टर 1929 के बाद द इकोनॉमिक कोलैप्स, इकोनॉमिक पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, कॉस्ट बैंक्स एंड बिजनेस टू शट डाउन, क्योंकि बैंक्स बंद हो चुके थे, बिजनेसेस शट डाउन हो चुके थे, तो सिंपल सी बात है जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी, डाउन तो होनी ही होनी है। वर्कर्स जो थे लॉस देयर जॉब्स, वर्कर्स के पास जॉब नहीं थी। द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंड विद डिस्ट्रीब्यूशन, और जो मिडिल क्लास भी थे ना उनकी भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं थी, उनके भी खाने पीने की प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब जर्मनी की ये सिचुएशन थी कि लोगों के पास 2 टाइम का खाना नहीं अवेलेबल हो पाता था। जर्मनी की सिचुएशन क्या थी कि लोग 2 टाइम का सही से खाना
नहीं खा पा रहे थे। अब आप सोच सकते हो कि क्या क्रिटिकल कंडीशन रही होगी जब लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं है। तो ये था नाजिज्म की ग्रोथ, क्योंकि उसने जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें लोगों की हेल्प करी। ठीक है, जो यहाँ पर आप जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, देखो इकोनॉमी का कोलैप्स होना, बैंक्स का, बिजनेसेस का शटडाउन होना, लॉस्ट जॉब का लॉस्ट होना, एंड मिडिल क्लासेस का थ्रेटेंड होना, मतलब डरना। तो ये सारी चीजों पे कौन काम करेगा? सिंपल सी बात है, हिटलर। हिटलर इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा। अगर आपको कभी आगे बढ़ना है ना, तो सामने वाले का सबसे वीक पॉइंट पकड़ो। आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है सामने वाले को क्रॉस करके, तो सामने वाले का सबसे वीक पॉइंट पकड़ो। और सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? और सबसे वीक पॉइंट के बाद पता है क्या होगा? आप उसके उसी पे इफेक्ट करो, उसी पे मारो, और आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। अब हिटलर ने क्या करा, लोगों की जो वीकनेस थी ना उसको कैच किया। इनके पास जॉब नहीं है, इनको बोलो कि हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे। इनके पास खाने के लिए नहीं, इनको बोलो हम तुम्हें अच्छा फूड दिलाएंगे। इनके बैंक शटडाउन हो गए, बिजनेस शटडाउन हो गए, दोबारा स्टार्ट करवाएंगे। तो लोग कहेंगे यार यही सबसे अच्छा इंसान है, इसने हमारे लिए इतना करा, यही सबसे अच्छा इंसान है, ये हमारे लिए इतना सोच रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम इसी के सपोर्ट में है। नाजी प्रोपोगंडा एंड होप। अब नाजी का प्रोपोगंडा क्या था? प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि उसने कुछ लोगों को प्रॉमिस किए, जो उसने प्रॉमिसेस किए वो क्या थे, जो लोगों में होप दी, वो होप क्या थी जिसकी वजह से लोग उसके फेवर में चले गए। तो नाजी का प्रोपेगेंडा एंड उसकी होप के बारे में पढ़ेंगे कि उसने लोगों को ऐसा क्या बोला कि वो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे उसके फेवर में चले गए थे। देखिए, नाजी नाजी नहीं है, ये नाजी है। ओके, नाजी प्रोपोगेंडा स्टेट होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। उसने सबसे पहले बोला मैं तुम सभी को एक बेटर फ्यूचर दूंगा, अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है तो मैं तुम सबको बेटर फ्यूचर दूंगा। तो यहाँ पर देखो अभी तक डिक्टेटरशिप नहीं आई है, डेमोक्रेसी है। इन 1928 इसने ऐसे वादे किए। 1928 में क्या हुआ? नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट। फिर इलेक्शन हुए 1928 में। जब 1928 में इलेक्शन हुए तो उस टाइम उसको वोट कितने मिले? सिर्फ 2.6% वोट मिले, मतलब नाजी की गवर्नमेंट नहीं बनी, बहुत ही कम वोट उसको मिले। वोट्स इन द रिचेस्ट अटैक द जर्मन पार्लियामेंट में रिचेस्ट अटैक हुआ उसके ऊपर, मतलब ज्यादा वोट नहीं मिले। बाय 1932, बट आने वाले टाइम में 1932 में उसने लोगों को मतलब अपनी तरफ कर लिया था। 28 से 32 के टाइम पीरियड में उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और फिर क्या हुआ? इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37 वोट्स। उसके बाद जब सेकेंड इलेक्शन हुए तो उसको कितने परसेंट वोट मिले? 37% वोट मिले। अब आफ्टर 37% वोट्स, Nazi's party became the largest and popular party in Germany. Okay, 37% वोट के बाद में जो नाजी पार्टी थी वो जर्मन की सबसे पॉपुलर एंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, और ये सब किसकी वजह से हुआ था? हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। उसके बातों में ना एक कहते हैं ना नशा था, वो लोगों को अपनी तरफ अटैक कर देता था। जो एक बार इसकी स्पीच सुन लेता वो उसके फेवर में हो जाता था। तो इस टाइप का पावरफुल स्पीकर था वो। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसका पैशन, उसके वर्ड्स लोगों को मूव होने पर मजबूर कर देते थे। ही प्रॉमिस्ड, उसने लोगों को प्रॉमिस किया टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, कि मैं एक बहुत ही अच्छा नेशन बनाऊंगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा अंडर द इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब वहां पर किसी के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, जैसे अभी यहाँ हुआ है वर्सेल्स ट्रीटी में। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी, हिटलर जब लीडर बना, मतलब जब उसकी गवर्नमेंट बनी, उसको वोट मिले, तब तक चीजें किस गवर्नमेंट के, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चली थी? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। हिटलर जो लीडर बना है वो किसके अकॉर्डिंग बना है? वो बना है, जल्दी बता दो, डेमोक्रेसी के। हिटलर जो लीडर बना है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बना है। अब बाद में हम देखेंगे उसने किस तरीके से डेमोक्रेसी को हटा दिया। स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्सेल्स ट्रीटी, जैसा वर्सेल्स ट्रीटी में इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और तुम्हारी जो डिग्निटी पे इफेक्ट किया गया है ना, मैं डिग्निटी को भी वापस लेकर आऊंगा। जो तुम्हें ऐसा इंसल्टेड फील हो रहा है ना, उसको वापस लेकर आऊंगा मैं। ही प्रॉमिस्ड, और क्या प्रॉमिस किया उसने? एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस किया फॉर दोज लुकिंग फॉर देयर वर्क, जिन लोगों के पास काम नहीं है मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ,
यूथ जो है उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मनी। और जो जर्मन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको भी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। जितने भी लोगों ने, फॉरेन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, हमें ऑप्रेस्ड किया है, उन सबके साथ मैं सेम बिहेव करूंगा और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। तो ऐसा किसने कहा? ये सारी बातें वो हिटलर ने करी अपने लोगों से, मतलब जर्मनी के जो लोग थे उनसे। तो ये था हिटलर का प्रोपोगेंडा। क्या था? ये हिटलर का प्रोपोगेंडा था, जिस प्रोपोगेंडे के ऊपर उसको वोट मिले थे। तो ये सारे प्रोमिसेस उसने करे थे जिसकी वजह हिटलर को वोट मिले थे और उसने लोगों को वोट मिले थे। न्यू पॉलिटिक्स एंड स्पेक्टिकल। अब जो न्यू स्टाइल था, हिटलर न्यू स्टाइल पॉलिटिक्स। अब हिटलर का पॉलिटिक्स का एक नया वे सामने आया। पहले डेमोक्रेसी चल रही थी, बट हिटलर ने डेमोक्रेसी को हटाकर अपने एक नए तरीके से कंट्री को रन करना स्टार्ट कर दिया था। हिटलर इंट्रोड्यूस इनोवेटिव पॉलिटिकल टैक्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। हिटलर ने एक नया वेद बनाया। उन्होंने कहा जिस तरीके से पहले कंट्री चल रही थी ना, उस तरीके से नहीं चले, हम अपने रिचुअल्स से, हम लोग जैसा चाहते हैं, हमारा जैसा कल्चर है, उसके बेस पर हम एक मास मोबिलाइजेशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री है वो रन करेगी। और उसने एक नाजी हेल्ड मैसिव रैली, उसने बहुत बड़ी बड़ी, अब ये होगा कैसे, अब एक एक को जाकर वो बोलेगा तो नहीं, तो उसने मास मोबिलाइजेशन बनाया, जिसमें उसने बहुत बड़ी बड़ी रैली निकाली, मैसिव रैली, पब्लिक मीटिंग करी, डेमोस्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। इन रैलियों में उसकी स्पीच से, उसकी बातों से लोग उसको सपोर्ट करने लगे। तो उस हिटलर को सपोर्ट मिला। जो बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेट हो रहे थे उसके थ्रू लोगों को हिटलर को लोगों का सपोर्ट मिला था। एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और उसने साथ ही ये भी बोला कि मैं पूरी कंट्री को एक कर दूंगा और पूरी कंट्री में क्या आ जाएगी? यूनिटी आ जाएगी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करेंगे। द रेड बैनर्स, और उसके लिए उसने कुछ सिंबल्स भी बनाए। सिंबल्स क्या थे? रेड बैनर्स, उस पे क्या बना था? स्वास्तिक। वैसे तो स्वास्तिक सब जानते ही होंगे, बट आपको फिर भी मैं एक बार बता दूं कि स्वास्तिक क्या होता है। आपने इस टाइप का एक साइन देखा होगा जो आप पूजा वगैरह करते हैं उसमें बनाया जाता है। देखा है? नहीं देखा? देखा है ना? तो इस सिंबल को स्वास्तिक बोला जाता है इन इंडिया। तो वहां भी उन्होंने स्वास्तिक ही सिंबल रखा था। और किस? रेड कलर के बैनर पे इस टाइप से उन्होंने क्या बनाया था? स्वास्तिक। जो हमारे यहाँ जब पूजा वगैरह होती है इंडिया में, तब इसका यूज किया जाता है। तो उस टाइम उन्होंने किस चीज का यूज करा? इसी स्वास्तिक का अपना सिंबल बनाया। नाजी सैल्यूट एंड अपॉल्स क्रिएटेड अ स्पेक्टेकल, समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव ऑफ पावर। तो ये जितनी भी चीजें थी ना, ये क्या थी? ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, जिसमें हिटलर के पावर को शो किया जा रहा था। इन सब चीजों की वजह से क्या किया जा रहा था? हिटलर की जो भी पावर थी ना, उसको शो किया जा रहा था। हिटलर, लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि हम तुम्हारे साथ है, और उसके साथ उसकी पावर बनकर चल रहे थे। तो ये था उसका एक न्यू वे पॉलिटिक्स चलाने का। हिटलर मैसेज इमेज। अब हिटलर की इमेज कैसी बन गई लोगों के सामने? ये सारे प्रोमिसेस देखे आपने, उसका एक न्यू वे देखा जिसके थ्रू वो पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश कर रहा था। एंड अब हम यहाँ देखेंगे उसकी जो इमेज थी ना, उस प्रोपोगेंडा के थ्रू, उन होप्स के थ्रू जो लोगों के सामने हिटलर की इमेज बनी, वो कैसी थी? नाजी प्रोपोगेंडा पोर्ट्रेट हिटलर एज अ सेवियर। उस प्रोपोगेंडा के थ्रू उसका जो पोर्ट्रे बना लोगों के सामने, कैसा बना? सेवियर। सेवियर मतलब आपको बचाने वाला। लोग कह रहे अब यही है जो हमें बचा सकता है, ये हमारा रक्षक है, ये हमें बचा सकता है, ये हमें सेव करने आया है। तो एज अ सेवियर उसकी इमेज बनी। हु अराइव टू रिलीव पीपल फ्रॉम देयर हार्डशिप। लोगों को लगता था यही वो इंसान है जो हमें हमारी हार्डशिप से बाहर निकाल सकता है, यही हमारा रक्षक है जो हमें बचाने आया है। तो मतलब एक ग्रेट पर्सन की जो इमेज थी वो बनी थी हिटलर की लोगों के सामने, फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने जो इमेज थी वो किसकी थी? हिटलर की। हिटलर वाज अ ग्रेट पर्सन। दिस इमेज resonated with those whose dignity was shattered due to acute economic and political crisis। जो भी इमेज उनकी डाउन हुई थी इन क्राइसिस की वजह से,
हिटलर ने बोला इन सबको मैं आपको बाहर लेकर आऊंगा इन सब चीजों से। और उन्हें लग रहा था कि जो भी क्राइसिस हमने फेस किए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जो भी क्राइसिस फेस किया है, हिटलर ही हमें उन क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। तो ये इमेज बनी थी हिटलर की लोगों के सामने, फ्रंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, राइज ऑफ हिटलर। अब देखते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर की गवर्नमेंट बन गई। देखो अभी तक हमने थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। हिटलर आया, 1889 में बॉर्न हुआ, एंड उसके बाद एक छोटी सी पार्टी बनाई, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल पार्टी। उसके बाद उसने बवेरिया से बर्लिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट उसके बदले में उसको क्या मिला? जेल मिली, क्योंकि जो वीमेन रिपब्लिक थी उसने उसको उठाकर जेल में पटक दिया, बट कुछ टाइम बाद रिलीज भी कर दिया। इन आफ्टर रिलीजिंग ही ऑर्गेनाइज्ड अ मास मूवमेंट। आते ही उसने एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसमें रैली वगैरह करी, पब्लिक स्पीकर था, तो लोगों ने उसका सपोर्ट किया। कुछ प्रोपोगेंडा लोगों के सामने रखे, जिसमें उनके बेटर फ्यूचर की बात करी, बेटर यूथ फ्यूचर की बात करी, उनकी डिग्निटी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात करी, तो लोगों को ट्रस्ट हो गया। देखो सिंपल सी बात है, जहां आपके पास कोई भी इंसान नहीं है, वहां एक इंसान आके कहता है मैं तुम्हें सारी चीज दिला दूंगा। जब आपके पास कोई होप नहीं है और एक पर्सन आके आपको सारी होप दिलाए, तो सिंपल सी बात है, आप उसी की बात मानोगे। आपके पास तो ना के बराबर होप थी ना, बट एक पर्सन आपको आके पूरी होप दिला रहा है, तो सिंपल सी बात है आप उसको सपोर्ट करोगे जो आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट होप की बात कर रहा है। तो इसमें लोगों ने हिटलर के ऊपर ट्रस्ट किया। एंड उसके बाद उसने इलेक्शन में ट्राई करा, बट इलेक्शन में स्टार्टिंग में तो उसको वोट मिले नहीं, बट आफ्टर 4 ईयर 28 से 32 के बीच में उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मूव्ड कर लिया। एंड इन द 1932 के इलेक्शन में उसको 37% वोट मिले। और जो हिटलर की नाजी पार्टी थी, नाजी वाज द लार्जेस्ट पार्टी एंड पॉपुलर पार्टी इन द जर्मनी। जर्मनी में एक लार्जेस्ट एंड पॉपुलर पार्टी बन गई। एंड आफ्टर दैट उसने मास रैलीज करी। अभी लोगों को उसने उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग रहना सिखाया कि हमारे कल्चर, हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आपको रहना है, जिसमें रेड बैनर्स उसका सिंबल बना, स्वास्तिक उसका सिंबल बना। एंड ये सारी चीज होने के बाद लीडर बन चुका था वो। अब लीडर बनने का तो उसने क्या सोचा, ये जो सबसे पहले तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसको हटाओ, क्योंकि वर्सेल ट्रीटी भी इसी की वजह से आई थी। जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक हमने फेस की है, उन सबका रीजन क्या था? वर्सेल्स ट्रीटी। वर्सेल्स ट्रीटी थी, और वर्सेल ट्रीटी किसकी वजह से आई थी? डेमोक्रेसी की वजह से। तो सबसे पहले तो उस डेमोक्रेसी को भगाया यहाँ से। हिटलर को भी पसंद नहीं थी, जो वहां जर्मनी के लोग थे उन लोगों को भी डेमोक्रेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, तो सबसे पहले, अब देखो लोग है उनको तो पता ही नहीं है ना कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है, तो उन्हें जो लगा कि डेमोक्रेसी की वजह से वर्सेल ट्रीटी आई है, तो उन लोगों ने कहा यार ये सही नहीं है। तो सबसे पहला काम उसने गवर्नमेंट में आते ही क्या करा, इस डेमोक्रेसी को हटाओ। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कैसे उसने रिमूव करा, हटा दिया। जनवरी 30 1933, जनवरी 30 को 1933 में हिटलर बिकम चांसलर। हिटलर को चांसलर बना दिया गया। चांसलर एक बहुत ही हाई पोजीशन पोस्ट होती है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की, उसी टाइप से जर्मनी में एक पोस्ट थी चांसलर। चांसलर को एज अ प्राइम मिनिस्टर भी आप मान सकते हो, एक बहुत ही हाईली पोस्ट होती है ये। तो चूजन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने चूज करी थी हिडेनबर्ग। उस टाइम जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हिडेनबर्ग थे। हिडेनबर्ग ने क्या करा, हिटलर को चांसलर बना दिया। जर्मनी का चांसलर कौन बन गया? हिटलर। हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो होती है चांसलर की। इंडिया के अकॉर्डिंग समझे तो ये पोस्ट है आपकी प्राइम मिनिस्टर वाली। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, हर कंट्री में देखो जरूरी नहीं है हर कंट्री में सेम बोला जा रहा हो। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, जर्मनी में चांसलर बोला जाता है। पोस्ट सेम है बट बोलना अलग अलग है। द नाजी पार्टी गेट सपोर्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव्स ग्रुप। और जो कंजर्वेटिव्स ग्रुप थे, मतलब जो हाईली सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वो उन लोगों ने भी किसको सपोर्ट किया? सिंपल सी बात है, हिटलर को सपोर्ट करने लगे। तो नाजी पार्टी को जो कंजर्वेटिव ग्रुप था उनका भी सपोर्ट मिल गया। अब वो और चौड़ने आ गए क्योंकि उनकी पार्टी का जो सपोर्ट था वो बढ़ रहा था। हैविंग एक्वायर्ड पावर एम टू डिसमेंटल डेमोक्रेसी। और इसके बाद उसने क्या करा, मेरा एक एम है, सबसे पहले क्या काम करना है, जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म कर दो डेमोक्रेसी। अब हमें डेमोक्रेसी लेकर ही नहीं आनी है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, वो सब किसकी वजह से हो रही है? डेमोक्रेसी की वजह से। तो उनका मतलब उनका ऐसा मानना था कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब किसकी वजह से है? डेमोक्रेसी की वजह से। तो सबसे पहले किसको हटाना है कंट्री से? जल्दी बताओ, किसको हटाना है?
सबसे पहले कंट्री से डेमोक्रेसी को रिमूव करना है, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को रिमूव कर दिया। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, अब चैलेंजेस क्या क्या थे डेमोक्रेसी में? अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट। अब ऐसा तो नहीं है, देखो डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है हटा दो, पूरा कॉन्स्पिरेटर बनकर आपको एक कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी, एक षड्यंत्र बनकर आपको षड्यंत्र रचना पड़ेगा प्रॉपर कि किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं, जिसमें मतलब हमारा हाथ भी ना जले और हमारा काम भी हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो वो वाला गेम यहाँ पर खेलना था कि लोगों को पता भी ना चले और हमारा काम भी हो जाए, वो चीज को गलत भी बता दे। तो वही चीज यहाँ पर हुई, तो मिस्टीरियस फायर किया हिटलर ने, एक मिस्टीरियस फायर किया। मिस्टीरियस फायर में क्या करा? दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट, उसने जर्मन पार्लियामेंट में आग लगा दी, पार्लियामेंट में आग लगा दी। सोच रहे हो हिटलर ने क्या करा? जो जर्मन का पार्लियामेंट था वहां पर आग लगा दी। बिल्डिंग इन फेब्रुअरी फैसिलिटेटेड हिज मूव, फेब्रुअरी का टाइम था, बिल्डिंग थी जर्मन पार्लियामेंट, वहां पर उसने आग लगा दी और वहां से चला गया। द फायर डिक्री, ये जो फायर डिक्री हुआ, जो ये आग लगाई थी हिटलर ने, तो इसी को क्या बोला गया? फायर डिक्री। डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 में। कब हुआ था ये सीन? ये हुआ था आपका 1933 में। कहां पर? फेब्रुअरी में, जर्मन पार्लियामेंट में। इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स, और जैसे ही आग लग गई उन्होंने कहा, मतलब जो ये लोग हैं कंट्री के, जो मतलब पसंद नहीं करते थे हिटलर को, उन्होंने तो पार्लियामेंट में आग लगा। मतलब हमारे हिटलर के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं आया, उसने दूसरे के ऊपर ये सारा ब्लेम डाल दिया कि उन लोगों ने हमें जलाने के लिए यहाँ पर आग लगवा दी। तो इसी के चलते उसने क्या फायर डिक्री अनाउंस किया। फायर डिक्री में क्या था? यहाँ डबल सी आएगा। डिक्री में क्या कर रहा था उसने? जो सिविक राइट थे, जो सिविक राइट थे उसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो लोगों के राइट थे, फ्रीडम वगैरह, इन सबको सस्पेंड कर दिया। अब किसी को भी कोई भी राइट नहीं मिलेगा कि कोई यहाँ से वहां भी जा सके। क्यों? क्योंकि लोगों ने जर्मनी में जर्मन के पार्लियामेंट में आग लगाई थी। तो राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दिए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर अदर फ्रीडम, उन सबको क्या करा? हिटलर ने सस्पेंड कर दिया। मतलब सिंपल वर्ड में, लोगों के पास अब एक भी राइट नहीं बचे थे। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में अब लोगों के पास कोई भी राइट नहीं थे। जितने राइट थे वो सारे के सारे राइट सस्पेंड कर दिए थे। किसने? हिटलर ने। चीजें समझ आ रही है ना? तो हिटलर ने क्या करा? पहले तो खुद आग लगाई, सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर डाल दिया, और उसने कहा जब ये लोग हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं तो एक काम करो, इनके सारे राइट छीन लो। अब लोगों को एक भी राइट नहीं मिलना चाहिए, एक इंसान एक से दूसरी जगह भी नहीं जाना चाहिए, तो इनके सारे राइट्स जो है वो अपने कंट्रोल में कर लो। तो लोगों के सारे राइट्स छीन लिए जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए थे। ओके, क्रैकडाउन ऑन कम्युनिस्ट एंड रिप्रेशन। अब हम क्रैकडाउन देखेंगे, जो कम्युनिस्ट पीपल वहां रहते थे उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा था, कैसे उनका रिप्रेशन किया जा रहा था। हिटलर टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स हिज आर्क एनिमीज। एक तरफ उसने क्या करा? लोगों के राइट छीन लिया। अब उसने दूसरी तरफ टर्न लिया, दूसरी तरफ टर्न लिया जो उसके एनिमीज थे उनकी तरफ, जो उसके आर्क एनिमीज थे उनकी तरफ, जो कम्युनिस्ट थे। कौन थे उसके एनिमीज? वो सबसे बड़ा एनिमीज पता है किसको मानता था अपना? कम्युनिस्ट को। जो कम्युनिस्ट है वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off the न्यूली established concentration कैंप, और जो उन्होंने न्यू कंसंट्रेशन कैंप बनाया था। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां लोगों को ले जाकर मारा जाता था, उसको कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं। वहां ले जाते लोगों को प्यार से और वहां ले जाके उनको मार दिया जाता था। तो उसने ऐसे कुछ कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे अलग अलग जगहों पर, गैस चैम्बर वगैरह भी बनाया था। तो कम्युनिस्ट लोगों को क्या किया जाता था? ले जाते थे और उनको इन कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। He didn't like communist people, so that he was killed in a concentration camp. The repression of the communists was surveyed out of the surviving 6,808 में अरेस्टेड फाइल। टोटल बाद में जो फाइल्स मिली वो 6,808 फाइल्स थी। और कहाँ जो फाइल्स थी उसमें कहाँ पर मिली थी? वो डुसेलडॉर्फ में मिली थी, एक स्मॉल सिटी है। हाफ ऑफ अ मिलियन पॉपुलेशन में जो थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी पूरी, उसमें से 1400 जो 40 जो फाइल्स थे वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। कम्युनिटी नहीं होगा ये, कम्युनिस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा ये? कम्युनिस्ट।
जो कम्युनिस्ट थे उनकी फाइल थी। मतलब इतनी फाइल्स जो थी वो सीधा किसकी थी, जो कम्युनिस्ट लोग थे उनकी। मतलब आधे से ज्यादा जो हाफ मिलियन ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, कम्युनिस्ट की थी। ओनली ऑन कम्युनिस्ट, मतलब उसको सबसे ज्यादा नफरत किससे थी, कम्युनिस्ट से। ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम, और ऐसा नहीं सिर्फ कम्युनिस्ट ही थे, ज्यादातर कम्युनिस्ट से नफरत थी, उसके अलावा भी 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स थे जिसको वो पसंद नहीं करता था और उनको ले जाकर क्या कर देता था, मार देता था। कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उनको मार देता था। 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम प्रोस्क्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अंदर 52 टाइप्स ऑफ द पीपल्स और थे जिनको वो पसंद नहीं करता था और उनको क्या कर देता था, मार देता था। तो ये था उसका रिप्रेशन जो उन्होंने किसके साथ किया, कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी कम्युनिस्ट जो पीपल थे उनके साथ किया था। ये रिप्रेशन उसने किया था, मतलब लोगों को ले जाकर मारना। एंड नेक्स्ट था इनेबलिंग एक्ट एंड डिक्टेटरशिप। अब उसने एक एक्ट पास किया, कंट्री में उसने एक लॉ पास किया जिसको इनेबलिंग एक्ट बोला गया। मार्च 3 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के थ्रू उसने सीरियसली अनाउंस कर दिया डायरेक्टली कि जो कंट्री है जर्मन कंट्री, अब आज से वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाएगी। क्रिएटेड अ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, मतलब उसने फाइनली अनाउंस कर दिया कि जो कंट्री है वो एक डिक्टेटर कंट्री बन गई है। आज के बाद ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह गई है। हिटलर एक्वायर्ड द अथॉरिटी टू बाईपास द पार्लियामेंट एंड प्रोहिबिट ऑल पार्टी एक्सेप्ट द नाजी। उसने क्या करा, जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट को अपने हाथों में ले लिया, उसकी अथॉरिटी एक्वायर्ड कर ली, एंड साथ ही साथ ऑल अदर जितनी भी पार्टी थी ना, सिर्फ नाजी को छोड़कर, एक्सेप्ट नाजी, उन सबको इलीगल बता दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक पार्टी होगी, नाजी। उसके अलावा कोई भी पार्टी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, सबको उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। सिर्फ एक पार्टी होगी कंट्री में, नाजी, उसके अलावा पूरी कंट्री में कोई और पार्टी नहीं होगी। अब पूरी तरीके से कंट्री में क्या आ चुकी थी, डिक्टेटरशिप। तो यहाँ आपको पता चला कि किस तरीके से कंट्री में डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश हुई थी। अब से पहले चीजें क्या चल रही थी, डेमोक्रेसी, बट नाउ वाज द डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अभी जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, कि ये अकेले कर रहा था, ये कुछ इसने ऐसे मेथड्स किए थे जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे से रूल कर पा रहा था डिक्टेटरशिप पे। टोटल कंट्रोल एंड सर्विलेंस, उसने पूरे जर्मनी को कंट्रोल में कैसे किया था। द स्टेट स्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल, पूरा जो स्टेट था उसने अपना कंप्लीट कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था ओवर द इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे। सब पर पूरी तरीके से किसका कंट्रोल था, सबके ऊपर पूरी तरीके से हिटलर का कंट्रोल था। कैसे हुआ, उसने स्पेशल सर्विलेंस बनाई थी। मतलब जैसे एक होती है ना पुलिस फोर्स, तो उसने अपनी एक पुलिस फोर्स बनाई थी जो उसके कहने पे काम करेगी। एक तो नॉर्मल पुलिस फोर्स थी, बट एक उसने अपनी अलग से पर्सनल पुलिस फोर्स बनाई थी जिसको स्पेशल सर्विलेंस बोला गया। अब इनके काम क्या थे, सिक्योरिटी फोर्स were created to control and order society in ways that the Nazis wanted। जिनका वो काम था, जैसा नाजी कहते थे ये लोग उस तरीके से काम करते थे। बाकी की पुलिस फोर्स तो कैसे काम करती थी, जैसा मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट के थ्रू काम करेगी बट लोगों के फेवर में काम करेगी। बट ये जो स्पेशल सर्विलेंस थे ये उन कामों को करते थे जैसा नाजी चाहती थी। किसी को भी अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर लो, पकड़ के जेल में डाल दो, कोई नहीं पूछता था इनसे तुमने ये काम क्यों किया। मतलब ये अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी मारना, किसी को भी उठा के ले जाना, इवन एनीथिंग। न्यू फोर्स लाइक गैस्टॉप, उनकी एक जो फोर्स थी उसका नाम था गैस्टॉप। ये सीक्रेट स्टेट पुलिस थी। क्या थी, सीक्रेट स्टेट पुलिस थी। एक थी एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स एंड क्रिमिनल पुलिस, एक क्रिमिनल पुलिस थी। एंड द सिक्योरिटी सर्विस मोर एमर्ज्ड फॉर सोसाइटल कंट्रोल। ये वो ग्रुप थे, जैसे गैस्टॉप हो गया, एसएस हो गया और एसडी हो गया। तो ये सारे वो ग्रुप्स थे जो नाजी मतलब हिटलर के कहने पे काम कर रहे थे, नाजी पार्टी के थ्रू काम कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरीके से सोसाइटी पे अपना कंट्रोल कर लिया था। तो ये वो ग्रुप थे, ये वो स्पेशल सर्विलेंस थे जिनके थ्रू नाजी पूरी कंट्री में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाए थे। इनफेमस नाजी रिपुटेशन, अब इसके थ्रू जो उसकी रिपुटेशन थी वो कैसे इनफेमस हुई थी। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इन लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी। इन लोगों को पावर दी गई थी कि तुम जैसा मर्जी बिहेव करना चाहो जर्मन पीपल से वैसा बिहेव कर सकते हो, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी से।
सॉरी कम्युनिस्ट लोगों से, उनको मारना है मार दो, जो करना है करो। तो इन लोगों को ये जो स्पेशल सर्विलेंस बनाए गए थे, इनको किसी को भी आंसर देने की जरूरत नहीं होती थी। ये अपनी मर्जी से किसी को भी पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, मतलब जो करना है ये लोग कर सकते थे। It was extra constitutional power of these newly organized force that gave the Nazi state its reputation as the most dread criminal state। तो एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन लोगों को मिली थी, उसकी वजह से जर्मनी को या हिटलर को एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट कहा गया। जो जर्मन था एक ड्रेडेड मतलब एक बहुत ही क्रिमिनल स्टेट बन गया, जहां पर हर टाइप के क्राइम अवेलेबल थे, हर टाइप के क्राइम होते थे। तो जो उसकी नाजी का जो रिपुटेशन थी, स्टेटस था, वो कैसा बन गया? क्रिमिनल। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टो टॉर्चर। जो पीपल्स थे उनको जो सर्विलेंस थे, स्पेशल सर्विलेंस, वो लोगों को टॉर्चर करते, उनको चैम्बर्स में लेकर जाते। राउंड ऑफ एस सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता। डिपोर्टेड टू विल और अरेस्ट, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होता था, गए उठाया जेल में डाल दिया, गए उठाया कॉन्स्टिट्यूशन कैंप में डाल दिया, टॉर्चर करने लगे, मतलब जैसा दिल करता था वो काम करते थे। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। ये जो पुलिस फोर्स थी उनकी, वो इम्प्यूनिटी के काम थ्रू काम कर रही थी, मतलब जैसा उसको काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं कर रही थी। तो ये रिपुटेशन थी जर्मनी सॉरी नाजी पार्टी की जर्मनी के अंदर, और ये काम थे जो स्पेशल सर्विलेंस थी उनकी। तो मतलब अब जो लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा था ना, और ऐसा नहीं है जर्मन के लोगों के साथ नहीं किया जाता, जो नाजी की बात नहीं सुनते थे उनके साथ भी सेम बिहेव किया जा रहा था। रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिकवरी एफर्ट्स। अब देखिए कि किस तरीके से चीजों को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, और इकोनॉमी की रिकवरी करने के लिए हिटलर ने क्या क्या चीजें सोची थी। देखिए, हिटलर इंटरेस्टेड इकोनॉमिस्ट, हिटलर का एक बहुत ही सलाहकार बोल लो, एडवाइजर बोल दो, इकोनॉमिक्स ट्रस्टेड पर्सन बोल लो, हजलमर साख्त था। कौन था? हजलमर साख्त, इंपोर्टेंट नाम है। हिटलर का एक इकोनॉमिस्ट था हजलमर साख्त। टू ओवरसीज इकोनॉमिक रिकवरी, तो ये आइडियाज देता था हिटलर को कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं। कौन? हजलमर साख्त हिटलर को एडवाइस देता था, उसका इकोनॉमिस्ट था तो उसको एडवाइस देता था कि हम किस तरीके से जो जर्मनी की क्या है इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको रिकवर कर सकते हैं। एम फॉर फुल प्रोडक्शन, उसने फुल प्रोडक्शन की बात करी। एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, उसने कुछ एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट और स्टेट फंडेड वर्क क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए थे जिसकी वजह से लोगों को काम मिलता और जो कंट्री थी वो आगे की तरफ डेवलप करती। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द वॉक्सवैगन कार, और ये काम ये था कि वो वॉक्सवैगन कार में इन्वेस्ट करेंगे। वॉक्सवैगन कार आज के टाइम में भी पूरी वर्ल्ड में फेमस है और हर जगह जाती हैं, तो उन्होंने कहा हम कार में इन्वेस्ट करेंगे, हर पर्सन कार लेना चाहता है, तो कार में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, और उसके लिए सुपर हाईवेज की भी जरूरत चलेगी, तो वहीं पे तो हाईवे बनाएंगे। तो इन दोनों के थ्रू ये प्रोजेक्ट थे उनके, एक सुपर हाईवेज, एक वॉक्सवैगन कार, ये दो उनके प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से वो इकोनॉमी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, रिकवरी आपको करनी है इकोनॉमिक, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे जिसमें कम लगाने के बदले ज्यादा प्रॉफिट हो आपको। तो ये दो ऐसे पॉइंट थे जिसमें इन्वेस्ट कम होता, थोड़ा सा कम, और मिलता प्रॉफिट उनको ज्यादा होता। तो उन्होंने इन दो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन पॉलिसी सक्सेस, अब फॉरेन पॉलिसी सक्सेस क्या थी? हिटलर फॉरेन पॉलिसी अचीव्ड स्विफ्ट टर्म्स, he withdraw from the League of Nations in 1933। हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना, वो उनसे खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिकवरी का चाह रहा था, बट किसी भी चीज में एक बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो वो जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी ना, उन पे जीत हासिल करना चाह रहा था कि वो सारी मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरे हाथों में आ जाए। तो वो सारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा था कि उनको कंट्रोल मैं करूं। तो इसलिए उसने सबसे पहला काम क्या करा? लीग ऑफ नेशन से उसने खुद को बाहर निकाला। अब लीग ऑफ नेशन क्या था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो सब कंट्रियों ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशन बनाया था। ये पीस को डेवलप करता है, सारी कंट्रियों में पीस की बात करता है कि सब शांति बनाकर रखेंगे, और जो कंट्री लीग ऑफ नेशन में होगी
सब इसमें एक सिग्नेचर करते हैं और उसके थ्रू इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। एक ग्रुप है लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड लेवल पर। तो जो जो वर्ल्ड की कंट्री लीग ऑफ नेशन में पार्टिसिपेट कर रही होगी, जो उसमें ज्वाइन होगी, वो लड़ाई नहीं करेगी, वर्ल्ड वॉर तो नहीं ही करेगी। तो सबसे पहला काम हिटलर ने क्या करा, खुद को मतलब जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला कि हम नहीं आ रहे लीग ऑफ नेशन में, बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो बाहर आ गया कि हम इसमें ज्वाइन नहीं होंगे। तो लीग ऑफ नेशन में वो कब बाहर आया, 1933। और बाहर आते इसने क्या करा, रीऑक्यूपाई द रिहानलैंड इन 1936। जो रेनलैंड थी जर्मनी की, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी जर्मनी की, जो किसने अपने कब्जे में ले ली थी, फ्रांस ने। ये एरिया किसके कब्जे में था, फ्रांस के। तो फ्रांस से वापस जर्मनी ने इसको छीन लिया, कब, 1936 में। इस एरिया को फ्रांस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब उन्होंने मना किया था कि हम पैसे वैसे तो भैया दे नहीं पाएंगे, जो तुमने मतलब डेट हमारे ऊपर चढ़ाया है, कर्जा जो लोन दिया है, हम नहीं चुका पाएंगे इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी ये जगह ले लेते हैं, क्योंकि ये वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था, इंडस्ट्रीज थी सबसे ज्यादा, तो प्रॉफिट था उनको। तो फ्रांस ने ये जगह ले ली थी, बट उसने क्या करा, नाजी ने इसको रीऑक्यूपाई कर लिया, मतलब वापस अपने कंट्रोल में इस जगह को ले लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1913। अब ऑस्ट्रिया का तो था ना हिटलर, तो उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया। अब ये दो कंट्री नहीं, अब ये एक कंट्री थी, ऑस्ट्रिया जर्मनी। तो इंटीग्रेट कर दिया उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में, कब, 1938 में। अंडर द, और उसने एक स्लोगन भी निकाला कि हम वन पीपल है, मतलब हम सब एक है, एक ही एम्पायर होगा हमारा, और एक ही हमारा लीडर होगा, कौन, हिटलर। तो ये स्लोगन उसने निकाला ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक इंटीग्रेटेड करने के बाद, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, मतलब मैं ही एक लीडर रहूंगा दोनों कंट्री का, कोई और नहीं आएगा नया। ही ऑब्टेन्ड जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द एंटायर कंट्री। तो उसने सबसे पहले क्या करा, जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे, मतलब अदर जो कंट्री थी, जर्मन स्पीकिंग जो कंट्री थी, उन सब पे उसने अपना कंट्रोल कर लिया। चेकोस्लोवाकिया का जो स्टूडेंट लैंड एरिया था, ठीक है, जो चेकोस्लोवाकिया का स्टूडेंट लैंड एरिया था, इस एरिया में जर्मन स्पीकिंग पीपल थी। कौन सी पीपल थी, स्टूडेंट लैंड एरिया में जर्मन स्पीकिंग पीपल थी। तो उसने सबसे पहले इस एरिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी कि ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट, ये जर्मन स्पीकिंग है, तो वहां क्या कर रहा है, तो हमारे साथ होना चाहिए, इसमें जर्मन लोग हैं। तो उसने स्टूडेंट पे वॉर करके उसको अपने साथ मिला लिया। अब उसका मेन काम था एरिया को अपने पास मिलाना, मतलब टेरिटरी को एक्सटेंड करना। तो सबसे पहले उसने रेनलैंड ऑक्यूपाई करा, जो खैर जर्मनी का ही था, बट किसके कंट्रोल में था, फ्रांस, उसको रीऑक्यूपाई करा। फिर उसके बाद उसने सुडेंट लैंड, चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था, उसको अपने कंट्रोल में करा। चेकोस्लोवाकिया आज के टाइम में दो स्टेट बन चुके हैं, एक चेक एक स्लोवाकिया, बट उस टाइम एक ही था चेकोस्लोवाकिया, बट अब दोनों अलग हो चुके हैं। तो उसने इसको भी अपने कंट्रोल में करा। सपोर्ट एंड एक्सपेंशन, अब वो उसको और ज्यादा सपोर्ट चाहिए था और ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए था। इंग्लैंड साइलेंटली बैक्ड हिटलर्स एक्शन। अब ये जो हिटलर कर रहा था, उसने रेनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया और स्टूडेंट लैंड को भी ले लिया, तो जो इंग्लैंड था ना, वो ऐसे देख रहा था चुपचाप, यार ठीक है जो कर रहा है, लेने दो बेचारा। हमने बहुत अत्याचार करा है वैसे जर्मनी के ऊपर, किसमें, परसीव्ड हार्शनेस ऑफ द वर्सेल्स ट्रीटी। हमने वर्सेल्स ट्रीटी के ऊपर ना जर्मनी पे बहुत अत्याचार कर रहा है, तो जो कर रहा है कर लेने दो, हम चुपचाप मतलब देखते रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो ऐसे देख रहे थे कि ठीक है क्या ही कर लेगा, थोड़ी सी जगह ही तो ले लेगा, ले जाने दो, ले जा, ले जा भाई ले जा। तो इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला। जब हिटलर ने स्टूडेंट लैंड लिया, रेनलैंड दोनों वापस लिए, तो उस पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनकी ऐसी फीलिंग थी कि यार हमने इनके साथ बहुत बुरा किया है वर्सेस ट्रीटी के थ्रू। तो दीज क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब ये जो चीजें थी ना, वो होता है ना, मतलब किसी को एक टॉफी दे दो तो सोचेगा यार पूरा पैकेट क्यों नहीं दे रहा, तो वही वाला सीन था। अब यहाँ जब इतना उसने हासिल कर लिया ना, तो उसको लग रहा था यार अब तो मैं पूरे पे कंट्रोल कर लूं, ये तो कुछ नहीं बोल रहे, इनके तो बस की नहीं है कुछ करना। उसकी ऐसी मेंटलिटी हो गई हिटलर की कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, मैं तो सारे एरिया कब्जे में कर लूंगा। तो वो क्विक सक्सेस पाने की कोशिश करने लगा कि जल्दी से जल्दी मैं सारा या जो अपना एरिया है उसको एक्सटेंड कर दूं और सारा एरिया अपने कंट्रोल में कर लो। तो वो सारे एरिया अपने कंट्रोल में करने के लिए क्विक सक्सेस एट होम, अपने घर के लिए मतलब जर्मनी के लिए, वो अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश करने लगा कि पूरा एरिया मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगा, फ्रांस ब्रिटिश सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तो वो सारे एरिया को अपने कंट्रोल में करने लगा। उसे लग रहा था क्योंकि इंग्लैंड कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि अब तक इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं बोला था, वो साइलेंटली सब कुछ सिर्फ
देख रहा था। अब देखने क्या होगा, पाथ टू वॉर एंड ईस्टर्न एक्सपेंशन। अब वो ईस्ट की तरफ उसने फेस किया हिटलर ने। अब यहाँ बढ़ेंगे हम आगे, और जितना मैं आगे जाऊंगा वो सारा एरिया मेरा हो जाएगा। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यहाँ भी नहीं रुका। साक्ट हैड एडवाइज हिटलर, जो साक्ट कौन था, हजलमर साक्ट, उसने इसको हिटलर को एडवाइस किया अगेंस्ट इन्वेस्टिंग, कि तुम इनमें इन्वेस्ट मत करो। ह्यूजली raiment as the state still run on deficient financing causes people however had no place in Nazi German. Sachs had to leave. उसने साख्त ने बोला कि ऐसा है, तुम इस पे तो इन्वेस्ट मत ही करो। किसके ऊपर? हिटलर ने साख्त ने साफ साफ बोल दिया कि तुम्हें जो वेपन्स हैं, अब वॉर जब करेगा तो सिंपल सी बात है, थप्पड़ तो जाके मारेगा नहीं, घुसे तो मारेगा नहीं, वेपन्स भी चाहिए। तो उन्होंने कहा वेपन्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे करोगे, हम फाइनेंशियली अभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, हम अब भी डाउनग्रेड ही है फाइनेंशियली। एक स्टेप आगे बढ़ा है तो उसका मतलब नहीं हम बिल्कुल ही टॉप पर पहुंच गए हैं, हम फाइनेंशियली अभी भी अच्छे नहीं है। अगर तुमने ऐसे ही करा तो हम इकोनॉमिकली और डाउन चले जाएंगे। बट हिटलर ने इसकी बात नहीं सुनी और इसने इसको इसके जो पोस्ट से हटा दिया। कहता है ऐसा तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो गलत एडवाइस दे रहे, तुम जाओ यहाँ से। तो साख्त को जॉब से निकाल दिया हिटलर ने। ओके, क्योंकि उसको लगा, साख्त ने सही एडवाइस दी थी, क्योंकि अभी इतना डेवलप हुए नहीं थे। उसी का रिजल्ट होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हार जाते हैं। तो साख्त ने उसको बोला, बट साख्त के हिटलर ने नहीं सुनी और उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया। हिटलर परसुएड वॉर एज अ सॉल्यूशन टू अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। उसको लग रहा था कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से तभी बाहर आ सकते हैं जब हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे। बिना मतलब उसको एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने का, वॉर। उसको लग रहा था बिना वॉर के हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकते। जर्मनी इन्वेडेड ऑफ पोलैंड इन 1939 लेड टू वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, पोलैंड पे इन्वेड कर दिया। 1939 में उसने अटैक कर दिया पोलैंड पे, और पोलैंड पे अटैक होने के बाद ही फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के कान खड़े हो गए, अरे ये क्या कर दिया, अब ये गया। मतलब हम चुपते तो फायदा उठा रहा था हमारा, अब इसको नहीं छोड़ेंगे हम। तो आगे से इसने किस पे करा, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करा, और पीछे से फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पे कर दिया। ट्राई पार्टी पैक्ट इन 1940, एक ट्राई पार्टी पैक्ट साइन किया जर्मनी, इटली, जापान ने 1940 में। अब इनका 3 का ग्रुप बन गया, जर्मनी, इटली, जापान। ये 3 ग्रुप मिलकर एक साथ लड़ेंगे, इटली एंड जापान, एंड हेंस हिटलर्स इंटरनेशनल स्टैंडिंग। जर्मनी इंटरनेशनल खड़ा हो रहा था क्योंकि इन सबके सामने खड़ा था, स्टैंड ले रहा था। तो इनको लगा जापान और इटली को कि हम इसका साथ देंगे, हम तुम्हारे इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो हिटलर की जो पावर थी ना, इन दोनों के सपोर्ट से वो और ज्यादा बढ़ गया, और वो और चौड़ में आ गया। अब तो मेरे साथ मैं अकेले इतना था, अब तो 2 और आ गए, सबको हटा देंगे, सबको हरा देंगे। Puppet regimes aligned with Nazi Germany established across Europe. By the end of 1940, Hitler was at pinnacle of his power. यहाँ से ठीक है, रिजिम अलाइन विद नाजी जर्मनी एस्टैब्लिश अक्रॉस यूरोप। तो नाजी ने क्या करा, पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। बाय द एंड ऑफ 1940 तक तो जो पिनाकल पावर, उसकी जो पावर थी वो एक ब्रॉड लेवल तक बढ़ चुकी थी, और पूरे यूरोप में जर्मनी के स्पीकिंग जितने भी पीपल थे उसमें सब में सिर्फ किसकी पावर थी, नाजी की। मतलब हर जगह अब नाजी ही था। तो यहां तक हमने अभी तक क्या देखा कि यूरोप में किसकी पावर एस्टेब्लिश हो रही थी, बढ़ रही थी, जल्दी बता दो, हिटलर की। तो देखिए अब क्या था, सोवियत इन्वेंशन एंड सेटबैक्स। तो मुझे है अचानक से ऐसे दिखोगे तो, सोवियत इन्वेंशन एंड सेटबैक्स। देखिए अभी तक हमने इसमें क्या देखा था, जो हिटलर था, हिटलर ने अपनी पावर को एक्सटेंड कर दिया था, यूरोप तक वो अपनी पावर को लेकर चला गया था। मतलब अब उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी, अगर मुझे अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को डेवलप करना है, इंक्रीज करना है, तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं दूसरी कंट्री पर अटैक करूं और सारा माल उनका अपने पास ले जाऊं। सिर्फ यही एक ऑप्शन लास्ट मेरे पास बचा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे तो साख्त ने उसको मना किया था कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम डाउनग्रेड भी जा सकते हैं, बट उसने इसकी बात नहीं मानी और उसको जॉब से भी निकाल दिया था। बट फाइनली फिर भी उसने नहीं माना, उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दिया, वॉर का, कि वॉर के थ्रू ही मैं खुद को इंक्रीज या डेवलप कर सकता हूँ अपनी कंट्री को। तो उसने हिटलर एम टू कॉन्कर ईस्टर्न यूरोप, तो उसने ईस्टर्न यूरोप की तरफ अपना फेस किया। ही इन्वेडेड द सोवियत यूनियन, और उसने सबसे बड़ी गलती कर दी,
सोवियत यूनियन मतलब उस टाइम रशिया 15 कंट्रियों के ग्रुप में मिलकर बना था, उसको सोवियत यूनियन बोलते थे। तो उस ठीक है, तो उसने सबसे बड़ी गलती कर दी सोवियत यूनियन पर अटैक करते। 1949 जून में उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया था। और उससे पहले जर्मनी और रशिया, सोवियत यूनियन, इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन करी थी कि ऐसा है भाई, ना तो तुम हमारे ऊपर हमला करोगे ना हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो इसलिए सोवियत यूनियन चुपचाप बैठा था कि मेरा तो ऐसे भी कुछ नहीं करने वाला जर्मनी। बट उसने सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करी, सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। उसने उस ट्रीटी को छोड़ दिया, हम नहीं मान रहे किसी ट्रीटी को। तो जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। अब अटैक वो सोवियत यूनियन, ओ भाई ये क्या कर दिया तूने, मतलब ट्रीटी हुई थी, प्रॉमिस था कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, तूने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। अब तो तू गया, तो कौन चुप रहेगा, सिंपल सी बात है। तो सोवियत यूनियन ने रिटर्न में चुप थोड़ी रहेगा, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट। अब जैसे ही जो देखो, अब ऐसे समझो इसको, ये है आपका जर्मनी, क्या है ये, जर्मनी। इधर है आपका ये सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन। और वेस्टर्न फ्रंट में, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट में है आपका ब्रिटिश। इधर से सोवियत यूनियन पे अटैक कर रहा था और पीछे से ब्रिटिश पे अटैक कर रहा था। अब इधर से ब्रिटिश ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जर्मनी के ऊपर। इधर से सोवियत यूनियन ने, मतलब अब जर्मनी को दोनों तरफ से घेर लिया गया, बीच में जर्मनी, इधर सोवियत यूनियन, इधर से ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड। अब दोनों ने इस पे जर्मनी पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ से जो जर्मनी था वो मतलब बीच में फंस गया। तो द इन्वेंशन फेस वेस्टर्न फ्रंट ऑफ ब्रिटिश अराइवल बॉम्बिंग, उन्होंने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, मतलब जर्मनी के एरिया पे क्या कर दिया, बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मी, वेस्टर्न फ्रंट में पीछे की तरफ ब्रिटिश था, आगे की तरफ सोवियत यूनियन था। पीछे की तरफ ब्रिटिश ने बॉम्बिंग कर दी और आगे की तरफ से जो सोवियत यूनियन, मतलब देख रहे हो कैसी मतलब बिल्कुल एक इमेजिनेशन बनाओ तो कैसी बनेगी, जैसे गेम खेलते हैं ना उस टाइप से। आगे से सोवियत यूनियन के जो सुपर पावरफुल आर्मीज थी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और मारते मारते उसको पीछे ले गए, जर्मनी को पीछे तक धकेलते हुए लेकर चले गए आगे से, मतलब ईस्ट से बैक की तरफ लेके चले गए। द इन्वेंशन फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, तो ये जो इन्वेंशन था, ये जो अटैक हो रहे थे, इस पे काफी सारे चैलेंजेस हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द सोवियत रेड आर्मी, जो सोवियत की रेड आर्मी थी वो उसको मतलब पूरी तरीके से मारते हुए पीछे लेकर चली गई। Germany faced defeated at Stalingrad and Soviet force advanced towards Berlin, और जर्मनी को मारते 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 वो बर्लिन तक ले गए। बर्लिन क्या है, बर्लिन कैपिटल है किसकी, जल्दी बताओ, जर्मनी की। तो जर्मनी को मारते मारते डिफीट मतलब हरा के वो बर्लिन में लेके गए चले गए, जो उसकी एडवांस आर्मी थी। स्टैब्लिंग सोवियत हेजेमनी, अब मान लो ये पूरा एरिया जर्मनी का है और ये है जर्मनी की बर्लिन, यहां से सोवियत यूनियन ने अटैक किया। तो इस पूरे एरिया पे ना जब बर्लिन तक वो लोग लेकर चले गए मारते हुए, तो इस पूरे एरिया पे अब किसका कब्जा हो गया, सोवियत का, क्योंकि वही उसको पूरे ले गए। तो जो हेजेमनी थी वो किसकी हो गई इस पूरे एरिया पे, मतलब जर्मनी पे जो अभी तक नाजी का सब वो था कंट्रोल था, अब यहाँ तक क्या हो गया, हाफ पे किसने कंट्रोल कर लिया, सोवियत यूनियन ने। ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप, ये जो ईस्टर्न पार्ट था इस पे यूएसए का एसयू सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया फॉर हाफ आ सेंचुरी देयर आफ्टर, इस पूरे एरिया पे रशिया का कब्जा हो गया। यूएसए अभी तक नहीं आया था, अभी इन्हीं की आपस में लड़ाई चल रही थी। देखो ये सिचुएशन हो गई जर्मनी की। फिर क्या हुआ, यूएसए इनिशियली अवॉइडेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, वॉर में यूएसए शामिल होना नहीं चाहता था। यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका कहता था भाई मैं एक बार झेल चुका हूँ, दोबारा वॉर नहीं कर सकता। पहली वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरा हाल हो गया था, मैं नाम नहीं करनी मुझे सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा था। वॉर ड्यू टू पास्ट इकोनॉमिक ट्रबल, जो भी उसने इकोनॉमिक ट्रबल्स फेस किए थे उसकी वजह से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। जापान, कुछ होता है ना कुछ में ऐसे पिन करने की आदत होती है, तो यहाँ पर वो काम किया था जापान ने। जापान वॉज एक्सटेंडेड इट्स पावर, जापान भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और शो ऑफ करने के लिए उसने क्या करा, इन द ईस्ट में वो अपनी पावर को शो ऑफ कर रहा था, दिखा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, उसने जो फ्रेंच इंडो चाइना वाला पार्ट था ना वो जापान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि जापान इटली जर्मनी एक तरफ थे ना, तो जापान ने क्या करा, जो फ्रेंच इंडो चाइना वाला एरिया था वो उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड वाज प्लानिंग, अब वो प्लान कर रहा था, एक एरिया उसको लगा मेरा एरिया मेरे कंट्रोल में आ गया, फ्रेंच इंडो चाइना वाला पार्ट, तो अब क्या करना है, यूएसए पे अटैक कर दो,
उसने प्लानिंग करी ऑन यूएसए नेवल, यूएसए के नेवल पे, जो यूएसए का नेवल है उस पे अटैक करना है। उसने पैसिफिक ओशियन पे अटैक करा। जापान एक्सपेंशन एंड एग्रेशन, जब उसने पैसिफिक पे अटैक किया तो जब यूएसए चुप रहेगा क्या? सिंपल सी बात है, नहीं रहेगा। जापान एक्सपेंशन एंड एग्रेशन लेड टू यूएसए इन्वॉल्वमेंट आफ्टर दैट बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर। फिर भी अमेरिका चुप था, उसने कुछ नहीं बोला, बट उसने फिर क्या करा, जापान ने उसके पर्ल हार्बर, एक आइलैंड है, पर्ल हार्बर एरिया पर उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिए। किसने? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जो सिटी है वहां पर उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। अब तो गुस्से में आ गया, भाई ऐसा चुप हूं तो तुम मतलब कुछ भी करोगे, अब तुम गए। इस टाइप से बोलकर यूएसए जो था उसने भी एंटर करा, कहा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये कौन सी वॉर चल रही थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब शुरू हुई थी? देखो यहाँ पर 1930 वॉर, 39 में जब उसने पोलैंड पे वॉर किया था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब चुप रहने वाला है क्या? यूएसए नहीं रहेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने कहा मैं भी आ गया। अब बताओ तुम। द वॉर कंक्लूडेड इन मई 1945। उसके बाद 1945 में ये वॉर खत्म हो जाती है। हिटलर हार जाता है इस वॉर में। यूएसए बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, एटॉमिक बॉम्ब, हिरोशिमा इन जापान। हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान की दो सिटीज है जहां पर अमेरिका दो एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप कर देता है, जिसके ड्रॉप करते ही जो ये वॉर होती है ये एंडेड हो जाती है। और उसमें जो हिटलर होता है वो वॉर हार जाता है। सबसे बड़ी जो हार होती है वो हिटलर की होती है। अगर वो साथ की बात मान लेता और इस वॉर को नहीं होने देता तो मे बी आज सिचुएशन कुछ और ही होती, बट उसने ऐसा नहीं करा। उसको लग रहा था कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखो थोड़ा सा समअप कर लेते हैं क्या क्या चीजें हुई थी स्टार्टिंग से। सबसे पहले उसका हिटलर का राइज देखा, किस तरीके से आया, किस फैमिली से बिलोंग करता था, कैसे उसने अपनी पार्टी को फॉर्म करा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। फिर हमने इसको प्रोपोगेंडा देखा कि किस प्रोपोगेंडा के थ्रू उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एंड साथ ही साथ उसने किस तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी थी उसको खत्म किया। फिर कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। एंड आफ्टर दैट उसने किस तरीके से अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए पूरी की पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा दी। और हुआ भी क्या? फाइनली वो खुद ही हार गया। ठीक है, हिटलर जो था वो फाइनली खुद ही हार जाता है इस वॉर में। एंड उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप करे, मतलब जो लोग वॉर में नहीं भी आना चाहते थे तो कुछ कंट्री ने, जैसे अब जर्मनी हो गया, जापान हो गया, उन्होंने पिन करके उनको भी बुला लिया। और ऐसा करते ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली उनको बुलाने के बाद। जैसे रशिया को बुलाना, एक बहुत ही मतलब लार्जेस्ट कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो उनको बुलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो जापान ने और जर्मनी में यही काम किया था। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, जहां तक अभी तक हमने ये देखा कि वो वॉर हार चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड, पढ़ा नहीं है हमने, सिर्फ ये पढ़ा है कौन जीता और कौन हारा। वी नाउ रिटर्न टू हेलमट and his father's story, a story of Nazis criminality during the war। देखिए अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें पढ़ी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुई थी, और जो राइज ऑफ हिटलर था वो कैसे हुआ। अभी तक हमने यहाँ हिटलर की सिचुएशन के बारे में नहीं करा, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हिटलर ने कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे लोगों को मारे। अब हम नाजी का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम से 1932 में इलेक्शन जीता था, तो हम इसी टाइम से लेते हैं। इसके बीच में 1939 में जो वॉर हुई थी उस पर, और 1945 में तो वॉर फिनिश हो गई थी। ठीक है, तो इससे जो भी इतने टाइम में ये उसका इलेक्शन टाइम था जब वो क्या बना था, लीडर बना था। और ये वो टाइम था जब वॉर स्टार्ट हुई थी, और ये वो टाइम था जब वॉर फिनिश हुई थी। तो इन टाइम पीरियड में हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपना, वो है कि जब हिटलर था तो जर्मन की सिचुएशन क्या थी, किस तरीके से लोगों को मार रहा था, कितना उसने चीजों को इंक्रीज किया था, कंट्री में डेवलपमेंट किया या नहीं किया। अब हम पर्टिकुलरली उसकी जो वर्ल्ड व्यू था ना वो पढ़ेंगे। हिटलर के अकॉर्डिंग हम उस जर्मनी की कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने कंट्री की सिचुएशन के बारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ उसका पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी ये पढ़ा। अब हम डीपली पर्टिकुलर पीपल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो लोग थे वो किस तरीके से कंट्री में रह रहे थे, क्या क्या चीजों ने फेस हुई, कौन से लोगों के साथ अच्छा बिहेव हुआ या किस तरीके से बिहेव वो कर रहे थे। अभी तो हमने ये मान लो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है। अब हम डीपली जो वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस थी उनको पढ़ेंगे, और हिटलर ने जैसा लोगों के साथ बिहेव किया, इन चीजों को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाकी के जो टॉपिक्स है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।